हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन और मन्नत दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे और अर्जुन नीचे उसके पेट की तरफ झुका हुआ था, जहां पर उसका चेहरा बिल्कुल मन्नत के बेबी बम्प के पास था। मन्नत को हंसी आ रही थी। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ उसके बेबी बम्प पर रखे और बड़े ही अंदाज से बोला, अब बताओ मुझे, आप दोनों की आप क्या चाहते हो कि तुम्हारा पापा तुम्हारी मम्मा को और भी प्यार करें, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मा आराम से सो जाएं? तभी उसके दोनों हाथों पर थोड़ी सी हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से बच्चे का पैर पूरा मन्नत के पेट में घूम रहा हो। मन्नत की भी आंखें बड़ी हो गई थी। अर्जुन वीडियो देखते ही रह गया। हालांकि उसने पहले भी बेबीज़ की किक एंजॉय की थी, लेकिन ये वाली तो और भी ज़्यादा फील हो रही थी। उसने जल्दी से ब्लैंकेट खुद पर से और मन्नत के चेहरे पर से हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या बच्चे अभी बाहर आना चाहते हैं? मन्नत उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बेबीज़ आपको बता रहे हैं कि अब ना वो रेस्ट करना चाहते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि उनके पापा एक बार फिर से उनकी मम्मा को प्यार करें। वो चाहते हैं कि अब वो वापस घर जाएं और पापा थोड़ा ध्यान अपने ऑफिस पर भी दें, ताकि जब वो दोनों इस दुनिया में आए तो पापा पूरा ध्यान उन दोनों पर दे सकें। अर्जुन उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा। मन्नत सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? अर्जुन सोचने की एक्टिंग करते हुए ही बोला, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बेबीज़ कुछ ज़्यादा ही अनरोमांटिक हैं? मतलब कल को जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या ऐसे ही अनरोमांटिक रहेंगे? उसकी बात सुनकर मन्नत एक बार फिर से हंस पड़ी। अर्जुन उसकी खिलखिलाहट देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मन्नत के चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने मन्नत के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मन्नत एकदम हैरान रह गई। उसकी सांसें गर्म हो चुकी थी और अर्जुन उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। वो मन्नत की आंखों में देखते हुए बोला, हमारे बच्चे भले ही अनरोमांटिक हैं, लेकिन उनके पापा अनरोमांटिक बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्हें तो रोमांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिलहाल उनका मूड भी बहुत रोमांटिक है। बोलते हुए अर्जुन अब मन्नत की गर्दन की तरफ देखने लगा था। मन्नत मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, आपको नहीं लगता हमें घर चलना चाहिए? अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा। मन्नत पूरी तरह से सिहर गई। उसने झट से अर्जुन के हाथों से अपने हाथ छुड़वाए और अपना एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा हाथ उसके बालों में फंसा लिया। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो यूं ही लगातार मन्नत की गर्दन को चूमता रहा और मन्नत आहें भरने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन एक बार फिर से मन्नत को कुछ मीठे तो कुछ दर्द भरे एहसास देने लगा था। मन्नत की गर्म सांसें उसे पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन उसे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के समुंदर में बड़े ही प्यार से खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम इंडस्ट्रीज़, तक्षक अपने कैबिन में बैठा था और उसका हाथ टेबल पर रखे हुए पेपर वेट पर घूम रहा था। अचानक ही उसने उस पेपर वेट को उठाया और सामने लगे हुए एलईडी स्क्रीन पर दे मारा। एक ही पल में वो सारी एलईडी स्क्रीन चकनाचूर होकर नीचे गिर गई। तक्षक गुस्से से कांपते हुए बोला, यू हैव टू कंट्रोल। बोलते हुए वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा था, बल्कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने आरजू का चेहरा घूम रहा था और साथ ही साथ आरजू के साथ प्रथम का भी। आज सुबह जिस तरह से प्रथम ने आरजू को अपने सीने से लगाया था, वो पल उसकी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा था।
तभी उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और एक इवेंट ऑर्गेनाइज्ड कंपनी को फ़ोन किया और उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए। जब सब कुछ फिक्स हो गया तो तक्षक ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, शादी है तो शादी के पहले जो रस्में होती हैं वो भी तो होनी चाहिए, तभी तो शादी का मज़ा आएगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। आरजू प्रथम के साथ उसकी गाड़ी में थी। प्रथम ने उससे पूछा कि उसे आरजू को ड्रॉप कहाँ करना है, तो आरजू ने एटी इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया। प्रथम उसे देखते हुए बोला, तुम वहाँ पर जॉब करती हो क्या? आरजू ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रथम ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर एक बार फिर से अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमा दी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। होठों पर ठहरी हल्की हल्की व्यंग्य से भरी मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एटी इंडस्ट्रीज़ के बाहर आकर रुकी तो आरजू भी गाड़ी से बाहर निकली। प्रथम ड्राइविंग सीट से निकलकर तुरंत उसके पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? कहीं अभी भी तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वैसे भी ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें आज का दिन तो रेस्ट कर लेना चाहिए था। आरजू तुरंत से बोली, नहीं, मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, वो भी मिस्टर ड्रीम। बोलते बोलते वो रुक गई थी। प्रथम हैरानी से उसे देखते हुए बोला, मिस्टर ड्रीम कौन है? आरजू से नज़रें चुराने लगी। उसका चेहरा कभी दाएं तो कभी बाएं हो रहा था। तभी प्रथम का फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो नंबर देखकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन आरजू की तरफ से थोड़ा घुमा लिया ताकि आरजू फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को ना देख पाए। वो आरजू की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओ ऑफिस, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बोलते हुए उसने आरजू का फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर एक मैसेज सेंड कर दिया ताकि आरजू का नंबर उसके पास आ जाए। लेकिन ये शायद सिर्फ आरजू को दिखाने के लिए था। आरजू का नंबर और बाकी सब चीज़ें तो शायद वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। आरजू उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद वो लिफ्ट से होती हुई अपने कैबिन में आई और अपनी चेयर पर बैठकर उसने गहरी सांस ली। आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब सोचते हुए एक बार फिर से उसकी रूह कांप उठी थी। यादव और यादव के आदमियों ने जो कुछ कहा अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन जब तक्षक की बातें उसे याद आई तो अचानक से वो नमी गायब होने लगी। उसका चेहरा मायूस नहीं रहा, बल्कि वो कुछ सोचने लगी। वो कुछ पल रुक कर बोली, अतीत में जो था वो था, लेकिन अब तो कुछ नहीं है ना। मैं सिर्फ मेरे मिस्टर ड्रीम की हूँ। मैं एक वैश्या नहीं, मेरे मिस्टर ड्रीम की बीवी हूँ और किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए। मुझे किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे मिस्टर ड्रीम के अलावा अब मुझ पर किसी का भी हक नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मिस्टर ड्रीम की हूँ, इसलिए अब मुझे वो बातें कभी परेशान नहीं कर सकती। अगर अब किसी ने मेरे लिए ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। आरजू खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। आरजू ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने उसे आकर बताया कि मिस्टर शेखावत ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, ये बोलकर कि वो अपनी शादी के फंक्शंस में बिज़ी हैं और कल से ही उनकी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। आरजू अपनी पर्सनल असिस्टेंट की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने टेबल की ड्रॉअर खोली और उसमें रखा हुआ तक्षक और कनिका की शादी का कार्ड उठाया तो उसमें कल के दिन की उन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन था। आरजू का दिल धक सा रह गया। अगले दिन शाम का वक्त। अति अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। जशन बाहर से अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सामने उसकी बेबी डॉल पर गई जो
परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। जसन उसके पास जाता उससे पहले ही अति तेज कदमों से उसके पास आई और बोली, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आप जानते हैं ना आज क्या है? आज तक्षक कनिका से इंगेजमेंट करने वाला है। प्लीज़ इस इंगेजमेंट को रुकवाइए। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। और मेरी छोड़िए, अगर आरजू ये सब अपनी आंखों से देखेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि जसन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, तुम फिक्र मत करो बेबी डॉल, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। अभी सिर्फ इंगेजमेंट हो रही है ना, शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं। तो तुम इतनी टेंशन मत लो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अति चिढ़कर बोली, अभी भी आपको मेरी तबीयत की फिक्र हो रही है? आप जानते भी हैं ना अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ कितना खराब हो जाएगा। आरजू और तक्षक दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। जसन ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोला, मैंने कहा ना तुमसे बेबी डॉल, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम मुझ पर इतना तो भरोसा रखो। अति ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। उसे जसन पर पूरा विश्वास था, लेकिन तक्षक के बारे में वो कुछ नहीं कह सकती थी। तक्षक का गुस्सा सच में बहुत खतरनाक था, और उसके गुस्से के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। ये बात अति बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आज उन दोनों को तक्षक और कनिका की इंगेजमेंट पार्टी में जाना था। पार्टी का रात का वक्त था और शाम हो चुकी थी। जसन अति की तरफ देखते हुए बोला, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। अति ने कुछ नहीं कहा, बस मायूसी से क्लोजेट की तरफ चली गई। जसन ने उसे देखा और फिर अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाल प्रथम को कॉल लगाते हुए वो रूम से बाहर निकला और कॉरिडोर की तरफ आया। सामने से प्रथम ने कॉल रिसीव किया तो जसन ने कहा, आज रात के लिए तुम तैयार हो ना? सामने से प्रथम की आवाज़ आई। मैं तो हमेशा से ही मेरी मुफिन के लिए तैयार हूँ। जसन थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। प्रथम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उसे मैं कोई तकलीफ़ होने भी नहीं दूंगा। मिलते हैं कुछ ही देर में। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जसन भी वापस रूम में आया और तैयार होने लगा। राठौर मेंशन। निर्भय तारा को गुस्से से घूर रहा था। तारा तक्षक की इंगेजमेंट पार्टी में जाने की जिद कर रही थी और निर्भय उसे रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि तारा उस इंगेजमेंट पार्टी में जाए जहां पर उसे खुशी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होने वाली है। वो अच्छी तरह से जानता था कि तारा के लिए आरजू कितना मैटर करती है, और उसे इस वक्त तक्षक पर कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे डर था कि कहीं तारा तक्षक से कुछ कह ना दे और तक्षक अपने गुस्से के चलते हुए तारा का दिल ना दुखा दे। इसलिए वो तारा को वहाँ पर जाने से रोक रहा था। तारा गुस्से से बोली, अगर आपको मेरे साथ नहीं चलना है ना डैडी तो मत चलिए, लेकिन मैं अकेली चली जाऊंगी, पर वहाँ तो मैं जाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ ब्रो को, कैसे वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। निर्भय उसे समझाते हुए बोला, बबलगम तुम अपने ब्रो को इतना नहीं जानती क्या? तुम्हें पता है ना उसका गुस्सा, उसके एटीट्यूड। और जब आरजू उसे छोड़कर गई तो उसे आरजू पर बहुत गुस्सा आया, और अब उसका यही गुस्सा इस तरह से निकल रहा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तारा अपनी जगह से उठी और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर बोली, आपको कुछ नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं कर रहूँगी, और आप मुझे रोकेंगे नहीं। अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। बोलते हुए उसने अपनी उंगली निर्भय की तरफ पॉइंट कर दी। निर्भय ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए बोला, ये कैसी धमकी हुई बबलगम? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी धमकी को मानूंगा? तारा ने उसके गर्दन के बीचों बीच अपनी उंगली रखी और नाखून से हल्की सी खरोंच देते हुए बोली,
अगर आपको मेरी ये धमकी नहीं माननी तो मेरे पास आपके लिए एक और धमकी भी है, निर्भय हैरानी से बोला। क्या? तारा उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोली। अगर आप मुझे अभी इसी वक्त फार्म हाउस नहीं लेकर गए तो मैं पूरा एक हफ्ता आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। निर्भय ने घूर कर उसे देखा और उसे वापस अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर झुक कर बोला, अब तो कोई और क्या, तुम खुद भी मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। तारा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, अगर मैंने रोक दिया तो? निर्भय ने वापस उसकी कलाई पकड़ी और उसकी पीठ पर मरोड़ कर लगाते हुए बोला, रोक कर दिखाओ। बोलते हुए वो तारा की गर्दन पर झुक गया और उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगा। तारा की आहें निकलने लगी। निर्भय जिस तरह से उसे गर्दन पर किस कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल टच फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल करने लगी थी। निर्भय ने उसकी कलाई को छोड़ा और फिर उससे एक कदम दूर हो गया। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। निर्भय मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो बबलगम, इसलिए फ़िलहाल खुद ही खुद को रोक रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी दूर होते ही ना मैं खुद को रोकूंगा और ना तुम मुझे रोक पाओगी। तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। निर्भय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तारा हैरानी से बोली, तब आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? निर्भय बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, शावर लेने। तारा ने जल्दी से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके सीने पर काट लिया। निर्भय की दर्द से आंखें बंद हो चुकी थी। तारा ने उसे जहां पर काटा वहां पर उसके दांतों के निशान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, मन्नत अर्जुन को घूर कर देख रही थी, क्योंकि अर्जुन तैयार हो रहा था। वो कहीं बाहर जा रहा था। मन्नत को हैरानी इस बात से नहीं थी कि वो कहीं बाहर जा रहा है। हालांकि वो तो चाहती थी कि अर्जुन ऑफिस जाए, लेकिन बात यह थी कि अर्जुन ऑफिस जाने के टाइम पर तैयार नहीं हो रहा था। रात हो चुकी थी, मतलब उसे बिजनेस रिलेटेड कोई काम तो है नहीं, इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर अर्जुन जा कहाँ रहा है। क्योंकि अगर अर्जुन मन्नत को अकेला छोड़कर कहीं जा रहा है तो मतलब साफ था कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मन्नत को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो तक्षक की इंगेजमेंट पार्टी में ही जा रहा था। तक्षक ने उसे भी इनवाइट किया था। हालांकि अभी तक उन दोनों के बीच नाराज़गी खत्म नहीं हुई थी। दोनों बिजनेस में अभी भी एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर ही खड़े हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन जानता था कि यह सब तक्षक की नाराज़गी है, जो उसे खुद दूर करनी होगी। और साथ ही साथ उसे तक्षक से आरजू के बारे में भी बात करनी थी। वो जानता था कि तक्षक आरजू से कितना प्यार करता है और वो आरजू को भी खुश देखना चाहता था, क्योंकि आरजू ने मन्नत के लिए बहुत कुछ किया था, जिसका एहसान अर्जुन कभी नहीं चुका सकता था। मन्नत ने गुस्से से अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और अर्जुन को घूरने लगी। अर्जुन उसकी तरफ घूमा और उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर बोला, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो जाना? मैं बस अभी 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। मन्नत ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और बोली, बात ये नहीं है अर्जुन जी कि आप कहीं जा रहे हैं। बात यह है कि आप मुझे बता नहीं रहे और आपके बच्चों को जानना है कि उनके पापा कहाँ जा रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो नीचे झुका और उसने अपना गाल मन्नत के पेट पर लगाया और बच्चों से पूछा, तुम दोनों सच में जानना चाहते हो कि पापा कहाँ जा रहे हैं? एक बार फिर से पेट के अंदर से किक लगी तो अर्जुन हंसा, लेकिन मन्नत मुंह बनाकर ही खड़ी रही। अर्जुन उसे देखते हुए वापस उठा और बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। मन्नत एकदम से हैरान रह गई। अभी तक अर्जुन उसे कुछ बता भी नहीं रहा था और अब वो उसे साथ लेकर जाने की बात कह रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे क्लोजेट की तरफ लेकर आया।
मन्नत और अर्जुन दोनों की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। मन्नत बाहर की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि जहां वो आए थे वो अर्जुन का फार्म हाउस नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे कहाँ लेकर आया है। दूर से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे फार्म हाउस बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन डेकोरेशन थोड़ी अलग लग रही थी, जो रोमांटिक नहीं, थोड़ी सेलिब्रेटिंग वाइब दे रही थी। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठे ही मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, जाना, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी इतनी गंभीर सी आवाज़ सुनकर मन्नत उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसे अर्जुन थोड़ा परेशान तो लग रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो परेशानी है क्या। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगी। ये फार्म हाउस तक्षक का है। आज तक्षक की इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट सुनकर मन्नत खुश होते हुए बोली, तक्षक आरजू से इंगेजमेंट कर रहा है और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? अर्जुन ने उसके हाथ को हल्का सा सहलाया और बोला, नहीं जाना, तक्षक आरजू से इंगेजमेंट नहीं कर रहा। वो कनिका राजपूत से इंगेजमेंट कर रहा है, जो उसकी बिजनेस पार्टनर भी है, और तक्षक का कहना है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी हैं। मन्नत उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसकी आंखों में नमी भरने लगी। आरजू के बारे में सोचकर ही उसे कुछ होने लगा था। अर्जुन ने उसके हाथ को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जाना कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें आरजू के लिए बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मैं तक्षक से बात करने वाला हूँ, उसे समझाने वाला हूँ कि वो ऐसा ना करे। शादी में अभी 2 दिन है, तो शायद वो अपना फैसला बदल ले। मन्नत नमी भरी आंखों के साथ बोली, आप कितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं अर्जुन जी, लेकिन आपने आरजू के बारे में सोचा है? उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। तक्षक जो कर रहा है वो बहुत गलत है और उसे ये सब रोकना होगा। वो ऐसे ही आरजू को छोड़कर किसी और से शादी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अर्जुन उसे समझाते हुए बोला, मैं कोशिश करूँगा जाना। मन्नत मायूस हो चुकी थी। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आरजू के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत होगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया और फिर दोनों गाड़ी से बाहर आए और फार्म हाउस के अंदर की तरफ आ गए। अंदर काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, जो कि तक्षक के बिजनेस पार्टनर हैं। उसी वक्त जशन और अति दोनों की गाड़ी भी पार्किंग एरिया में रुकी और दोनों अंदर आए। अति के चेहरे पर भी टेंशन साफ झलक रही थी। वो सिर्फ आरजू के लिए यहाँ पर आई थी। तारा और निर्भय भी उनसे कुछ ही देर बाद वहाँ पर आए और वो भी दोनों अंदर आए। तारा की नज़रें तक्षक को ढूंढ रही थी। उसे तक्षक से बात करनी थी। कुछ दूरी पर उसे तक्षक दिखाई दिया, जो किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। उसके बिल्कुल पास ही कनिका भी खड़ी थी। निर्भय ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े थे और तारा का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानता था। उसने तारा का हाथ पकड़ रखा था। तारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, फिक्र मत कीजिए डैडी, शरारती और मासूम मैं सिर्फ आपके लिए हूँ। अगर किसी और ने मेरे सामने अपनी ज़बान चलाई तो सामने वाले को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। निर्भय के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। वो तारा को वहाँ जाने से इसलिए रोकना चाहता था ताकि कनिका और तारा का आमना सामना ही ना हो। कनिका पर उसे रत्ती भर विश्वास नहीं था। तारा तक्षक के सामने आई तो तक्षक मुस्कुराते हुए उसके पास आया, लेकिन तक्षक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए पर तारा उसके गले नहीं लगी। वो यूं ही अपने हाथ बांधे खड़े रही और उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो नाराज़ है। तक्षक उसे देखते हुए बोला, अपने भरोसे मिलेगी नहीं? तारा गुस्से से बोली,
मैं नाराज़ हूँ आपसे ब्रो। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे लिए। मेरी भाभी सिर्फ एंजल है। उसके अलावा और कोई मेरी नज़रों में तो आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं है। बोलते हुए ही उसकी नज़रें कनिका पर गईं, जो तक्षक के कंधे पर अपना हाथ रखकर बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो चुकी थी। कनिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तारा की तरफ देखते हुए बोली, तुम तक्षक की छोटी बहन हो ना? मस्त से उम्र में छोटी हो, लेकिन जुबान काफ़ी लंबी है तुम्हारी। निर्भय तारा के पास आकर खड़ा हुआ और तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी अपने भाई से बात करना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरा गहरा इंसान मेरी बीवी के सामने अपनी ज़ुबान खोले, वरना बात मेरी बीवी पर आई तो और कोई बात मैटर ही नहीं करती। तक्षक ने कनिका की तरफ देखा और बोला, प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। कनिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और अपने होठों को हल्का सा मरोड़ कर एक तरफ करते हुए वहां से चली गई। तक्षक निर्भय की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बीवी मेरी भी कुछ लगती है, और अगर बात उस पर आई तो तुम्हारे बोलने से पहले मैं सामने वाले की बोलती खुद बंद करवा दूंगा। निर्भय कुछ बोलता उससे पहले ही तारा गुस्से से बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं या फिर मुझे अपनी बहन मानते हैं। अगर मानते होते और मुझसे प्यार करते तो ये सब कभी नहीं करते। मैंने आपसे एक ही चीज़ मांगी थी कि एंजल को माफ़ कर दीजिए। उसने जो भी किया वो सब उसका डर था। वो आपसे बहुत प्यार करती है और आपके लिए सिर्फ वही परफेक्ट है, लेकिन आप तो किसी और से शादी कर रहे हैं। अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, लेकिन अगर एंजल के अलावा और कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आई तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। तक्षक उसके बिल्कुल पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे समझोगी, लेकिन नहीं, तुम भी मुझे नहीं समझ रही। तुम्हें तुम्हारी एंजल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं नहीं। उसने मेरे साथ जो किया। तारा उसकी बात बीच में काट कर बोली, हो गई ना उससे गलती, तो अब आप माफ़ कर दीजिए। क्या आप अगर उसे माफ़ कर देंगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा? आप किसको पागल बना रहे हैं? मुझे? क्या मैं आपको नहीं जानती? आपकी तारा हूँ मैं। आपको आपसे भी बेहतर तरीके से जानती हूँ, और जानती हूँ मैं कि आप भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज़ अपना लीजिए ना उसे। तक्षक ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और अपना एक कदम पीछे लेकर बोला, ये मेरी इंगेजमेंट पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब मेरी खुशी में शामिल हों। तारा की आंखें नम हो गई। निर्भय तारा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तारा तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और अब तो मैं शादी के हर एक फंक्शन में शामिल होंगी। आपने कहा है ना कि ये आपकी खुशियों का सेलिब्रेशन है, तो मैं भी देखती हूँ कि क्या सच में आपकी खुशी यही है, क्योंकि आपके चेहरे को देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप 1% भी खुश हैं। किसी और के साथ ज़िंदगी बिताना तो दूर, ये सोच सोच कर ही आपके चेहरे पर जो उदासी है ना, वो मैं साफ देख सकती हूँ। तक्षक ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए वहीं खड़ा रहा। तारा ने कनिका की तरफ देखा और बोली, जाइए आप अपनी खुशियों के पास, मुझे मेरी एंजल के पास जाना है। बोलकर वो वहाँ से दूसरी तरफ चली गई, जो रास्ता फार्म हाउस के अंदर की तरफ जाता था। मन्नत अर्जुन के साथ सीधा अंदर की तरफ ही आई थी, क्योंकि आरजू बाहर कहीं नहीं थी और अर्जुन पहले मन्नत को लेकर आरजू के पास ही जाना चाहता था। आरजू अपने रूम में थी। पिछले तकरीबन 3 घंटे से वो अपने रूम में बंद थी और अब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। सिल्वर कलर के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, मन्नत भी उसी वक्त दरवाजे के पास पहुंची थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। मन्नत आरजू को देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना?
आरजू झट से मन्नत के गले लग गई और बोली, आप और पांडा है ना मेरे पास, तो मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है। मन्नत ने उसे खुद से अलग किया और बोली, एक बार भी तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। आरजू ने बाहर की तरफ देखा और बोली, बस सेलिब्रेशन में बिजी थी। मन्नत के दिल में जैसे हुक सी उठी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलकर उसने आरजू की तरफ देखा और बोला, थोड़ा ध्यान रखना। बोलते हुए उसका इशारा बच्चों की तरफ था। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्जुन वहाँ से तेज कदमों के साथ बाहर निकला और सीधा बाहर तक्षक के पास आया। तक्षक अभी भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ बिजी था। अर्जुन वहाँ पर आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी। तक्षक ने आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखा। वो अर्जुन को देखते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगे। अर्जुन उसके पास आते हुए बोला, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आया हूँ या तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आरजू के लिए आया हूँ। कनिका अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम उस लड़की को कैसे जानते हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो लोग खास होते हैं वो मेरे करीब होते हैं, और जो लोग फालतू होते हैं उनका तो मैं नाम भी नहीं पूछता। तक्षक अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है वो, ज़रा तमीज़ से। अर्जुन तक्षक को देखते हुए बोला, बचपन से देखते आया हूँ तुम्हें, बदतमीज़ इंसान से तुमने कभी तमीज़ से बात नहीं की, तो मुझसे उम्मीद क्या करते हो। वेल, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तक्षक एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, जो बात करनी है यहीं पर करो। कनिका तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हम दोनों को सामने स्टेज पर चलना चाहिए। इंगेजमेंट का टाइम हो चुका है, अब मैं और देरी नहीं करना चाहती। अर्जुन ने तक्षक की तरफ देखा और बोला, तुम आ रहे हो या नहीं। तक्षक ने एक गहरी नज़र कनिका पर डाली और बोला, तुम स्टेज पर चलो, मैं आता हूँ। कनिका गुस्से से उसे देखने लगी और फिर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उसे अब तक्षक पर ही गुस्सा आने लगा था, जो हर किसी के लिए उसे बार बार बाहर भेज रहा था। अर्जुन तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब। क्या मिल रहा तुम्हें ये सब करके। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आरजू से प्यार तो तुम अभी भी उतना ही करते हो। तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हारे बारे में इतना तो जानता ही हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो क्यों ये सब कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो। तक्षक ने कुछ ही दूरी पर जा रहे वेटर को रोका और उसे अपने पास बुलाकर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, मेहमानों की खास खातिरदारी करो ताकि उन्हें एहसास हो सके कि वो सिर्फ मेहमान हैं और वो मेहमान बनकर ही रहें। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता तो इंसान ऐसे ही बहाने बनाता है। बोलकर उसने वापस वेटर की तरफ देखा और बोला, जाओ यहाँ से। वो वेटर चुपचाप वहाँ से चला गया। अर्जुन तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, बंद कर दो ये सब। आरजू बहुत प्यार करती है तुमसे। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। मन्नत से दूर रहकर मुझे पता चला कि जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो उससे दूर रहना मौत से भी बदतर है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह मोहब्बत में तड़प तड़प कर रहो। आरजू के सामने रहकर उससे ही दूर रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि बंद कर दो ये सब। तक्षक ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, पहले मुझे लग रहा था कि तुम शायद मेरे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा ना बनो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस सेलिब्रेशन का हिस्सा मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था। खैर, गलती हो गई मुझसे, आइंदा ध्यान रखूँगा। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बोलकर तक्षक स्टेज की तरफ चला गया। अर्जुन ने गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले भाव से उसे देखा।
जसन को मन्नत के बारे में पहले ही पता चल चुका था। आरजू ने उन्हें बता दिया था। तारा भी वहां पर आ चुकी थी। मन्नत को देखकर अति भी मुस्कुराई और फिर आरजू को लेकर सब बाहर की तरफ आ गए। अति से आरजू का मायूस सा चेहरा देखा नहीं जा रहा था। भले ही आरजू मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी, जो अति कभी तकलीफ दे रही थी। मन्नत और तारा दोनों मायूस भी थे और तक्षक से नाराज भी। तक्षक स्टेज पर आया तो उसकी नज़र सामने से आ रही आरजू पर गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोला, शैल वी स्टार्ट। कनिका मुस्कुराई और उसने एक लड़की को इशारा किया तो वो जल्दी से एंगेजमेंट रिंग लेकर वहां पर आई। म्यूजिक भी स्टार्ट हो चुका था। तक्षक के हाथों में कनिका के लिए एंगेजमेंट रिंग थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आरजू पर जा रही थी, जो अपनी आंखों में बेहिसाब नमी और होठों पर मंद मंद सी मुस्कुराहट लिए सामने ही खड़ी थी। तक्षक ने अपने हाथों में एंगेजमेंट रिंग पकड़ी हुई थी और उसकी नज़रें आरजू की तरफ उठी हुई थी। आरजू भी अपनी आंखों में बेहिसाब नमी और अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए तक्षक को देख रही थी। उसके दिल में उसे जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। उसके दिल में जो दर्द था, उसकी जान ले ले, जो दर्द मोहब्बत की बदौलत था, लेकिन वो फिर भी उस दर्द को सहते हुए वहीं पर खड़ी थी। अति, मन्नत और तारा तीनों ही आरजू की तरफ देख रही थी और खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चाहते हुए भी वो आरजू के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं तक्षक ने कनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो कनिका ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। भले ही तक्षक के हाथ में कनिका का हाथ था, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें आरजू पर ही टिकी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने आरजू पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। वहीं तक्षक और कनिका के आसपास खड़े लोग तक्षक को रिंग पहनाने के लिए बोलने लगे थे। वो सब देखकर आरजू ने उस पर से नज़रें हटा ली तो तक्षक ने कनिका के हाथों में वो रिंग पहना दी। उसने भी जल्दी से तक्षक के हाथ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तक्षक ने अपना हाथ आगे किया। कनिका ने उसके हाथ में वो इंगेजमेंट रिंग पहना दी। आरजू अभी भी दूसरी तरफ देख रही थी। जैसे ही सबकी तालियां बजाने की आवाज़ आई, वो जल्दी से वापस फार्म हाउस के अंदर की तरफ घूमी और भागते हुए वहां से चली गई। तारा भी जल्दी से उसके पीछे गई। मन्नत भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अति ने उसे रोका, क्योंकि इस वक्त मन्नत की जो हालत थी, आरजू का उसके सामने टूटना उसे ही स्ट्रेस दे सकता था और वो नहीं चाहती थी कि मन्नत के साथ कुछ भी बुरा हो। मन्नत भी उसकी बात समझ रही थी, लेकिन वो आरजू को संभालना चाहती थी। उसने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से अति को देखा तो अति ने उसे जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ कनिका तक्षक के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ आज। फाइनली तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन ही गए। तक्षक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर किया और बोला, अभी लाइफ पार्टनर बनी नहीं हो, अभी 2 दिन बाकी हैं, अभी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है। कनिका ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे ये रिंग पहना दी ना, बस अब मेरे लिए हम दोनों लाइफ पार्टनर बन गए। रस्मों में मुझे वैसे भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आई डोंट गिव ए डैम। तक्षक के चेहरे पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से नीचे की तरफ आया और वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी निर्भय और अर्जुन दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ पर अपनी खुशियों में शामिल होने बुलाया था ना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद अपनी खुशियों में शामिल नहीं हो। ऐसे ही इंगेजमेंट कर ली, ना ही कोई सेलिब्रेशन, ना डांस, ना म्यूजिक। ऐसे इंगेजमेंट कौन करता है। तक्षक के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। निर्भय हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या हुआ,
इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हमें अपनी इंगेजमेंट में तो बुला लिया, लेकिन हमारे एंजॉयमेंट का क्या? भाई, हमारे सबसे जिगरी यार की इंगेजमेंट है, तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों? बोलते हुए उसने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन भी टेढ़ा सा मुस्कुराया। तक्षक इतना तो समझ चुका था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी म्यूजिक ऑन हुआ और म्यूजिक सुनकर तक्षक की भौहें तन गई। खुदा को दिख रहा होगा, न दिल तुमसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वह अब तो लिख रहा होगा। अर्जुन तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, जरा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी केमिस्ट्री तो दिखाओ, ताकि हमें भी पता चले कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है भी या नहीं। तक्षक एटीट्यूड से बोला, मेरी चॉइस कभी इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकती। बोलकर वो स्टेज की तरफ घूम गया, जहाँ पर कनिका स्टेज से उतर ही रही थी। उसके सामने आकर उसने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे वापस स्टेज पर लेकर गया और उसके हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। कनिका तो जैसे एक गहरे सदमे में चली गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तक्षक खुद उसे डांस के लिए यहाँ पर लेकर आया है। खुदा को दिख रहा होगा, न दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वह अब तो लिख रहा होगा, तेरा ही बस होना चाहूँ। तक्षक भले ही कनिका के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें नीचे की तरफ घूम रही थी, जहाँ वो आरजू को ढूंढ रहा था। तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। वहीं उन दोनों को देखते हुए अर्जुन और निर्भय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हालांकि वो खुश नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो वो चाहते हैं वो हो रहा था। तभी तक्षक की नज़र फार्म हाउस के अंदर से आते हुए रास्ते पर गई, जहां पर आरजू वापस उसकी तरफ आ रही थी। एक पल के लिए तक्षक उसे देखता ही रह गया। कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे उसे लिख दे। हो कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे उसे लिख दे। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और तक्षक के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे आरजू उसके बिल्कुल करीब है। आरजू की सांसों को वो खुद से दूर से भी पहचान सकता था, तो ये तो उसे अपने करीब ही कहीं महसूस हो रही थी। कुछ ही पलों में लाइट दोबारा ऑन हुई तो तक्षक एकदम हैरान रह गया। इस वक्त वो स्टेज पर अकेला नहीं, बल्कि निर्भय और तारा के साथ साथ अर्जुन और मन्नत भी थे, और एक कपल और था जिसे देखकर तक्षक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो थे प्रथम और आरजू। तक्षक को अब अपनी धड़कन बढ़ती हुई नहीं, बल्कि रुकती हुई महसूस हो रही थी। तू फिर न सोया होगा, शायद फिर रोया होगा, तू फिर न सोया होगा, शायद फिर रोया होगा, आंसू मेरी पलकों पे यूं ही न आया होगा, देना मुझको आवाज़ें या सुन मेरी फरियादें, घेरे हैं मुझको यादें बिन तेरे, तुझको ही बस पाना चाहूँ। कनिका की कमर पर रखा हुआ तक्षक का हाथ इतना ज़्यादा कस चुका था कि कनिका को दर्द होने लगा था। वो तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो तक्षक, जरा आराम से। लेकिन तक्षक को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी गहरी नज़रें आरजू पर थी, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, और प्रथम मुस्कुराते हुए आरजू को देख रहा था, जैसे उसे देख नहीं बल्कि उसे निहार रहा हो। तभी उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन अब प्रथम ने आरजू के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और उन्हें अपने कंधे पर रख दिया। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर अपने हाथ रखे रहने दिए। तक्षक ने जोर से कनिका की कमर पर अपनी उंगलियां कस दी, जैसे उसकी कमर को निचोड़ रहा हो। कनिका की दर्द से हल्की सी चीख निकल गई। वो तक्षक की तरफ देखकर गुस्से से बोली,
क्या कर रहे हो तुम तक्षक? जरा ध्यान से करो ना, मुझे दर्द होने लगा है। तक्षक ने एक झटके से उसे छोड़ा और गुस्से से बोला, अगर दर्द हो रहा है तो दफा हो जाओ यहां से। मुझे क्या बोल रही हो? कनिका ने जल्दी से अपने आसपास देखा। वो चेक कर रही थी कि कहीं किसी ने तक्षक की कोई बात तो नहीं सुन ली। वो जल्दी से तक्षक के करीब आई और उसका हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें जैसे जो करना है कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ तो मैंने बोला। तक्षक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हारे दर्द का ठेका नहीं लिया। शादी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें गोद नहीं ले रहा जो तुम्हें बच्चे की तरह हैंडल करूंगा। कनिका एकदम से हैरान रह गई। अभी तक तक्षक कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन अभी अचानक से न जाने उसे क्या ही हो गया था। उसने वापस से अपनी नज़रें अपने आसपास घुमाई तो उसकी नज़र आरजू पर गई, जो किसी लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कदम से कदम मिला रही थी। उसने अपना चेहरा दाएं बाएं हिलाते हुए उस लड़के को देखने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस लड़की की पीठ कनिका की तरफ थी। मुंह सिकोड़ते हुए उसने वापस तक्षक की तरफ देखा और बोली, तुम्हें जलन हो रही है? तक्षक ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोला, इंगेजमेंट की है तुम्हारे साथ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर ज़्यादा जुबान चलाई तो इस इंगेजमेंट रिंग को तुम्हारे हाथों से निकाल कर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। कनिका का मुंह बंद हो गया। उसने गुस्से से आरजू की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसका इतना स्पेशल दिन खराब हो रहा था। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, बचपन में भी तुमने मेरी लाइफ खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब भी तुम वही कर रही हो। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो और मुझसे मेरी चीज़ें छीनने की कोशिश करती हो, पर अब मैं तुम्हें खुद से कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। तुम्हारा इलाज तो मैं बहुत अच्छी तरह से करूंगी, बस थोड़ी देर रुको। बोलते हुए उसके चेहरे पर आरजू के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। प्रथम आरजू की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या मुझसे मुफिन? आरजू ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आए? अभी आरजू बोल ही रही थी कि उसकी उंगली पकड़कर प्रथम ने उसे गोल घुमाया, और जैसे ही आरजू वापस उसके सामने आई, उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर प्रथम ने उसे अपने करीब खींच लिया। तक्षक का हाथ कनिका पर से ढीला हो गया। वो आरजू की तरफ कदम बढ़ाने ही लगा था कि कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब हो गई। उसने अपने हाथ तक्षक की गर्दन पर रख दिए और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, अब तो हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं ना? हमारे पास लाइसेंस भी है और मेरी ख्वाहिश भी है तुम्हारे होठों को अपने होठों से छूना। तो एक किस हो जाए। बोलते हुए उसकी आंखों में बेशर्मी दिखाई दे रही थी। तक्षक ने अपना चेहरा उससे दूर किया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी औकात भूल रही हो? मैंने कहा ना, सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। ज़्यादा की उम्मीद करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जितना मिल रहा है उसे भी गंवा दो। कनिका ने सेडेक्टिव स्माइल से उसे देखा और बोली, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मेरी जान लेता है। ऐसा लगता है जैसे चलती फिरती आग है मेरे पास और उसमें जल रही हूँ मैं। खैर, तुम्हारे लिए थोड़ा इंतज़ार तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे मेरे हबी पर अपना पूरा क्लेम चाहिए। तक्षक के होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मन्नत को देख रहा था और मन्नत उसे। उन दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अर्जुन का एक हाथ मन्नत के हाथ में था तो दूसरा हाथ उसकी कमर और उसके पेट के बीच में था। दोनों बीच बीच में मन्नत के बेबी बम्प की तरफ देख रहे थे और दोनों की ही मुस्कुराहट और ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। दोनों उस पल को एंजॉय कर रहे थे। वहीं निर्भय और तारा भी
दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। निर्भय ने अपना एक हाथ तारा की पीठ पर रखा हुआ था तो दूसरा हाथ उसकी कमर पर। वो हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका हुआ था और तारा भी उसके सीने पर झुक रही थी। दोनों की केमिस्ट्री एकदम आग लगाने वाली थी। तारा निर्भय की तरफ देखते हुए बोली, आई वांट समथिंग। निर्भय ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखा और फिर स्माइल करते हुए बोला, हम सबके सामने है बबल गम। तारा ने अपने आसपास देखा और फिर थोड़े एटीट्यूड से बोली, आपको लगता है कि मुझे आपके अलावा किसी और से फर्क पड़ सकता है? निर्भय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने तारा की पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा और ज़्यादा कसा और बोला, यू लुकिंग डैम सेक्सी। तारा सेडक्टिव स्माइल के साथ आई विंक करते हुए बोली, आई एम ओनली फॉर यू, नाउ जस्ट शो मी योर सेक्सीनेस। निर्भय ने अपनी उंगलियों को थोड़ा ऊपर किया तो उसका हाथ तारा की ड्रेस पर लगी हुई पीठ की जिप पर गया। उसने उसे हल्का सा नीचे किया तो तारा थोड़ा आगे की तरफ हो गई। निर्भय ने अपना हाथ पूरी तरह से उसे खुले हुए एरिया पर रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या हुआ, अब डर क्यों रही हो बबलगम? तारा ने अपने आसपास देखा और बोली, लोग बेशर्म कहेंगे आपको। निर्भय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो बेशर्मी की हर हद पार। बोलकर उसने भी अपनी आई विंक की और तारा को गोल घुमा दिया। अब तारा की पीठ निर्भय के बिल्कुल सामने थी। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं थी क्योंकि लाइट बार बार वहाँ पर घूम रही थी। निर्भय डांस करते हुए ही तारा की गर्दन पर झुका और उसकी पीठ पर अपने होंठ रख कर उसकी पीठ को अपनी टंग पर लिक किया तो तारा को जैसे एक करंट सा महसूस हुआ। निर्भय ने जिप को वापस बंद किया और तारा को अपनी तरफ वापस घुमा लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो उछाल कर बोला, मैंने तो अपनी सेक्सीनेस दिखा दी। नाउ लेट मी सी मेरी बबलगम मेरे लिए क्या करती है। तारा के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आई। उसका हाथ पहले से ही निर्भय के सीने पर था, जहां उसकी उंगलियां उसकी गर्दन से खेल रही थी। लेकिन अब उसने अपनी उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। निर्भय ने अपने होठों को अपने दांतों में हल्का सा दबाया। उसका हाथ लगातार तारा की पीठ पर दबाव बना रहा था। वही तारा उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को भी महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त निर्भय क्या महसूस कर रहा होगा। यही कि कहीं तारा सबके सामने ऐसा कुछ ना कर दे जिससे वो किसी की नज़रों में आए। इसलिए तारा के होठों पर हल्की हल्की डेविल स्माइल थी, जिससे निर्भय कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर तारा करना क्या चाहती है। तारा ने उसकी शर्ट को दूसरे वाला बटन खोला और अपना नाखून उसके सीने पर चलाने लगी। उसका नाखून इतना तीखा था कि निर्भय को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रहा था। उसके सीने पर खरोंच आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन निर्भय भी उसने तारा को रोका नहीं। तारा सेडक्टिव स्माइल के साथ बोली, सेक्सीनेस तो आपकी ही परफेक्ट है। मैं तो स्पाइसी हूँ, खाओ तो खाया ना जाए और एक बार खा लिया तो रहा ना जाए। बोलते हुए उसने अपनी टंग को अपने लिप्स पर थोड़ा सा घुमाया। निर्भय के चेहरे पर हल्का हल्का दर्द उतरने लगा क्योंकि तारा अपने नाखूनों से उसके सीने पर अपना नाम लिख रही थी, तारा। कुछ ही पलों में उसका पूरा नाम निर्भय के सीने पर दिखाई दे रहा था, जो खरोंच की शाही से बना हुआ था। आरजू के सवाल पर प्रथम कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही पार्टनर्स चेंज होने लगे। तक्षक ने जल्दी से कनिका का हाथ छोड़ा और प्रथम के हाथों से ही आरजू का हाथ ले लिया। खुद को मैं खोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ, तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूँ। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा,
तेरी तकदीर में मुझको वह अब तो लिख रहा होगा। आरजू एकदम से हैरान रह गई। वो तक्षक को देख रही थी और तक्षक उसे देखते हुए ही अभी कुछ देर पहले जैसे तक्षक ने कनिका के हाथों में रिंग पहने, वो सब याद आने लगा। आरजू उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन तक्षक ने उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पेट पर अपना हाथ रखा। आरजू की सांसें हल्की गहरी हो गईं। तक्षक की भी गरम गरम सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। तक्षक बड़ी ही कोल्ड वॉइस में बोला, आखिर तुमने बुला ही लिया उसे यहाँ पर, रहा नहीं गया होगा ना उसके बिना। तक्षक का सवाल सुनकर आरजू शॉक्ड रह गई। आरजू को चुप देखकर तक्षक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए उसके एक हाथ को अपने हाथ में थामकर उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए बोला, क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इसीलिए बुलाया ना तुमने उसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेली हो गई हो। अभी तक तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सॉरी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और तुम्हें अपना लूँगा, लेकिन अब जब तुमने मेरी और कनिका की इंगेजमेंट होते हुए देखा और बहुत जल्दी शादी भी देखोगी, तो तुमने उसे बुला लिया। आखिर बुलाती भी कैसे ना, तुम्हारा खास है वो, और अब तुम्हारे अकेलेपन का वही तो सहारा है। वैसे भी तुम अकेली होकर बहुत कमज़ोर हो जाती हो। तुम्हें हर पल किसी न किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें सहारा दे सके, तुम्हें संभाल सके, तुम्हारे लिए लोगों से लड़ सके, है ना? बोलते हुए तक्षक के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। आरजू ने उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, क्योंकि फिलहाल जो तक्षक बातें कर रहा था उसे नहीं सुननी थी, लेकिन आरजू को खुद से दूर जाते देख तक्षक ने उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, क्या हुआ? उसके आते ही अब मुझसे दूर जाने लगी हो? अब तक तो मेरे पास आने के लिए तड़प रही थी और अब मेरे साथ ही तुम्हें घुटन हो रही है क्या? आरजू धीमे से बोली। सब लोग देख रहे हैं हमें, तक्षक व्यंग्य से बोला। लोगों से फर्क तुम्हें पड़ता होगा मिस आरजू राजपूत, इस तक्षक सिंह शेखावत को नहीं। वैसे भी तुम्हें हमेशा लोगों की परवाह तो रही है। काश लोगों के अलावा तुमने कभी अपने और उस शख्स के बारे में भी सोचा होता जिसके लिए इस दुनिया के लोग नहीं तुम मैटर करती हो, जिसके लिए तुम ही उसकी दुनिया हो। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो लोग ही सब कुछ हैं। लोगों से डरना, लोगों से भागना, यही है ना सब कुछ तुम्हारे लिए। आरजू की आंखें नम हो गईं। वो तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तक्षक तुरंत से बोला, मैंने अभी तो तुम्हें समझना शुरू किया है मिस आरजू राजपूत। पहले मैं गलत था, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारी ज़रूरत तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि तुम अकेली कुछ नहीं हो। कल मैं था, आज वो प्रथम कपूर है, तो कल शायद कोई और होगा। वेल, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलकर तक्षक ने आरजू को वापस घुमाया और उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया। आरजू बस उसे देखते ही रह गई। तक्षक वापस कनिका की तरफ चला गया, लेकिन कनिका भी उसे जाते देखती रह गई। जब कनिका को क्रॉस करके तक्षक सीधा स्टेज से नीचे चला गया, वहीं दूसरी तरफ कनिका अभी भी प्रथम को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रथम किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। आरजू भी वहां से चली गई तो प्रथम ने भी उस लड़की को एक्सक्यूज़ मी कहा और वहां से निकल गया। मन्नत और अर्जुन भी स्टेज से नीचे आ चुके थे, क्योंकि मन्नत को फिलहाल ज़्यादा डांस नहीं करना था और तारा और निर्भय भी तक्षक और आरजू के वहाँ से जाते ही वहाँ से नीचे आ चुके थे।
क्योंकि ये सब उन्होंने तक्षक और आरजू को एक दूसरे के आमने सामने लाने के लिए ही किया था। जशन कुछ देर पहले ही प्रथम के साथ निर्भय और अर्जुन के पास आया था, जिसके बाद निर्भय और अर्जुन सीधा तक्षक के पास आए और प्रथम आरजू के पास गया। सब लोग चाहते थे कि चाहे किसी तरह से ही कम से कम तक्षक के इमोशन बाहर आए। आरजू स्टेज से निकलकर अंदर की तरफ जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जिसने भी आरजू को पकड़ा था बड़ी ही बेरहमी से पकड़ा था। उसकी कलाई हद से ज़्यादा दर्द करने लगी थी। आरजू ने देखा तो कनिका उसके सामने खड़ी थी, जो गुस्से से कांप रही थी। कनिका उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? जब देखो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली रहती हो। बचपन में भी मुझे सब छीनने की कोशिश करती रहती थी और अब भी तुम्हारी यही कोशिश रहती है। एक बार मेरी मॉम ने तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर कर दिया, लेकिन अब तुम फिर से आ टपकी। अब कब जाओगी मेरी जिंदगी से और कितना परेशान करना है मुझे? आरजू उसे देखती ही रह गई। वो अपनी कलाई की तरफ देखते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो। बोलते हुए वो कनिका से अपना हाथ छुड़ा रही थी। कनिका ने उसकी कलाई को मरोड़ा और बोला, नहीं छोड़ूंगी। मन तो कर रहा है तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन एक झटके से उससे अपनी कलाई छुड़वा ली और बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ गलत बोल रही हो? मैंने कभी तुमसे कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं की। वो तुम हो जो हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीनती रहती हो। पहले तुम्हारी मॉम ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए और फिर उसके बाद तुमने मुझसे मेरा बाकी सब भी छीन लिया। मेरा घर जहाँ पर मैं कभी लौट कर नहीं जा सकती, मेरी पहचान मुझसे छीन ली, मेरा ही सौदा कर दिया। और अब जब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, तब एक बार फिर से तुम्हारी माँ ने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं मेरे मिस्टर ड्रीम के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही होती, अगर वो उस वक्त आकर मुझे उनसे दूर नहीं करती। और अब भी तुम उन्हें मुझसे छीन रही हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छीना। कनिका की आंखें बड़ी हो गई। आज शायद पहली बार था जब आरजू की जुबान उसके सामने खुल रही थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मेरे सामने अपनी बकवास बंद करो, वरना अभी तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। आरजू ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। कनिका ने एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोली, क्यों बात नहीं करनी? वैसे भी अब तुम बात क्यों करोगी? तुम तो कुछ और करने वाली हो। वैसे एक बात बताओ, आखिर ऐसा क्या करती हो तुम कि हर मर्द तुम्हारे पीछे पागल बनकर घूमता रहता है? देखा अभी मैंने कैसे उस लड़के के साथ तुम डांस कर रही थी। कौन था वो? तुम्हारा नया शिकार? क्योंकि तक्षक तो अब मेरा हो चुका है, तो तुमने क्या किसी और के ऊपर अपना हाथ डाल दिया? पर अपनी औकात में रहो हाँ तुम, क्योंकि तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो। जानती हो ना तुम कौन हो? एक वैश्या हो, और एक वैश्या कहाँ अच्छी लगती है। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। कनिका का गाल एकदम से सुन्न रह गया। अपने गाल पर अपना हाथ रख वो आरजू की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। आरजू गुस्से से गरजते हुए बोली, आइंदा कभी मेरे लिए इस शब्द का इस्तेमाल मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता भी था। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, हाउ डेयर यू। बोलते हुए उसने आरजू पर अपना हाथ उठाने की कोशिश की, तो आरजू ने उसकी कलाई को पकड़ा और मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोली, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। हर बार तुम लोगों ने सामने हार मान लेती हूँ मैं, लेकिन अब और नहीं। अब अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो तुम दोनों की सच्चाई मैं मिस्टर ड्रीम को बता दूंगी। कनिका ने उससे अपनी कलाई छुड़वा ली और दांत पीसते हुए बोली, तुम कुछ नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है
कि वो तुम्हारी बातों को सच मानेगा? औकात भूल गई हो क्या अपनी? तुम उसे कहोगी कि हमने तुम्हें बेचा तो वो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? खुद जिस तरह पराए मर्दों के साथ तुम घूम रही हो ना, हर कोई तुम्हें देखकर ही बता सकता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। आरजू उसकी बातें सुनते हुए गुस्से से कांप रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई। कनिका उसे देखते हुए बोली, अभी अभी तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसका बदला तो मैं बहुत जल्द तुमसे लूंगी। तुम्हें खून के आंसू ना रुला दिए तो मैं भी कनिका राजपूत नहीं। आरजू हल्का सा हंसी और बोली, आज तक तुमने मुझे आंसू ही दिए हैं कनिका, इसके अलावा और कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन अब नहीं। मुझे नहीं पता मेरे मिस्टर ड्रीम मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखती हूँ तो उनके होठों पर अपने लिए कड़वे शब्द भी सुने हैं मैंने, लेकिन आंखों की सच्चाई कोई छिपा नहीं सकता। प्यार तो वो मुझसे करते हैं, ना जाने क्यों तुमसे शादी कर रहे हैं। लेकिन इतना जान लो कि जो जगह मेरी उनके दिल में है ना, वो तुम कभी नहीं ले पाओगी। और अगर मैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो वो मुझ पर यकीन करेंगे। कनिका एटीट्यूड से बोली, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारी सच्चाई जानकर जैसे उसने तुम्हें ठुकरा दिया ना, वैसे ही तुम्हारी ये बकवास सुनकर वो तुम पर विश्वास करने की जगह तुम्हें इस फार्म हाउस से बाहर निकाल कर फेंक देगा। और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। बोलकर कनिका ने एटीट्यूड भरी स्माइल दी और वहां से चली गई। आरजू बस उसे जाते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी कि क्या सच में जो कनिका कह रही है वैसा ही होगा। अगर वो तक्षक को सारी सच्चाई बताएगी तो क्या तक्षक उस पर यकीन नहीं करेगा? जिस तरह से तक्षक ने अभी उससे बात की थी, वो सब सोचकर तो आरजू को डर ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ तक्षक गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस से जा चुका था। धीरे धीरे सभी मेहमान भी वापस जा चुके थे, लेकिन अति और जश्न वापस जाने से पहले आरजू के पास आए। उसे उम्मीद देने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आरजू उनके सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि अंदर ही अंदर आरजू कितना टूट रही होगी। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से चले गए। अति ने जाने से पहले आरजू से पूछा, अगर वो उनके साथ शेखावत मेंशन जाना चाहती है तो चल सकती है, लेकिन आरजू ने मना कर दिया। मन्नत भी आरजू से मिलकर अर्जुन के साथ वापस जा चुकी थी, क्योंकि उसे भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तारा और निर्भय भी वहां से जा चुके थे और अब फार्म हाउस में सिर्फ आरजू थी। आरजू को तक्षक का इंतज़ार था। वो एक बार तक्षक से बात करना चाहती थी, लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे तक इंतज़ार करने के बाद भी जब तक्षक नहीं आया तो वो आकर अपने रूम में बेड पर लेट गई। आज वो अपने रूम में सो रही थी, क्योंकि तक्षक के रूम में कनिका थी, जो रात ज़्यादा होने का बहाना बनाकर वहीं फार्म हाउस में रुक चुकी थी। कुछ ही देर में आरजू गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके सो जाने के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और तक्षक अंदर आया। अंदर आते ही वो अपनी शर्ट उतार कर बेड पर आरजू के पास आया और उसके करीब होकर बैठ गया। वो अपनी गहरी नज़रों से आरजू को देख रहा था। उसकी नज़र आरजू की कलाई पर गई, जहाँ पर अभी तक कनिका की उंगलियों के निशान थे। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे। जहाँ अब तक वो आरजू को सिर्फ प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, अब उसकी नज़रों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। आरजू नींद में हल्का सा कसमस आई। उसने ऊपर ब्लैंकेट नहीं डाल रखा था, इसलिए शायद उसे ठंड लग रही थी। तक्षक ने ब्लैंकेट खोला और उसे आरजू के ऊपर डाल दिया, लेकिन आरजू अभी भी नींद में इधर उधर हो रही थी। तक्षक ब्लैंकेट के अंदर ही उसकी बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आरजू ने उसके सीने पर अपना सर रखा और एक बार फिर से वापस गहरी नींद में चली गई। तक्षक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर झुककर उसने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उससे दूर हो गया। उसने खुद से ब्लैंकेट भी उतार दिया था। सीलिंग की तरफ देखते हुए वो यूं ही बेड पर लेटा रहा
और न जाने कितनी ही देर वो अपनी सोच में गुम रहा। शायद वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने वापस आरजू की तरफ देखा और फिर एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब होकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने आरजू के माथे पर हल्के से अपने होंठ रखे और बोला, मेरी बेचैनियों के लिए उमड़ता हुआ चैन हो तुम। बोलकर एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में सो चुका था। सुबह का वक्त ठाकुर मैंशन। मन्नत बेड पर आराम से सो रही थी। अर्जुन ने दरवाज़ा नॉक होने पर दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर अंदर आई। क्योंकि मन्नत का 8 मंथ स्टार्ट हो चुका था, इसलिए अर्जुन अब उसकी ओर भी ज़्यादा केयर करने लगा था। जितना वो अपने बच्चों को लेकर एक्साइटेड था, उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी था। अपने हाथों में दूध का गिलास लिए वो बेड पर मन्नत के पास आया और उसे उठाने लगा। मन्नत नींद में ही बड़बड़ाई, सोने दीजिए ना अर्जुन जी, मुझे नींद आ रही है। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, अगर तुम यूं ही लेट उठोगी तो बेबीज भी लेट उठा करेंगे और फिर वो स्कूल कैसे जाएंगे। मन्नत अपनी आंखें खोलकर हैरानी से अर्जुन को देखते हुए बोली, अभी से आपके बेबीज को स्कूल भेजकर क्या करना है। अर्जुन मुस्कुराया और दूध का गिलास टेबल पर रखकर मन्नत के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में समेट कर बोला, अगर बेबीज स्कूल जाएंगे तो ही तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस किया करूँगा। मन्नत हंसी और बोली, जी नहीं, बेबीज के जाने से पहले ही आप ऑफिस जाया करेंगे और रोमांस सिर्फ रात को होगा, सुबह और दिन में नहीं। अर्जुन ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं रात को भी रोमांस नहीं करने दूंगी। अर्जुन ने अब और भी ज़्यादा घूरते हुए उसे देखा और बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मन्नत कैट फेस बनाते हुए बोली, म्याऊं। अर्जुन को हंसी आ गई। उसने मन्नत के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आई लव यू। मन्नत शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, पर मुझे तो बेबीज से सबसे ज़्यादा प्यार है। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और बोला, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, तुमसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। बोलकर उसने हल्का सा उसके होठों को भी चूम लिया। मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। तारा उठ चुकी थी और निर्भय अभी भी सो रहा था। आज पहली बार था जब तारा पहले उठी और निर्भय अभी तक सो रहा था। तारा ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और ऐसे तैयार हो रही थी कि कमरे में बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। तैयार होने के बाद वो दबे दबे पैर कमरे से बाहर निकली और नीचे हॉल में सीधा किचन में आई। आरती जी ने उसे देखा तो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। तारा ने अपने होठों पर उंगली रखी और आरती जी को धीरे बोलने का इशारा किया। आरती जी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अगर निर्भय ने तुम्हें किचन में देखा तो सबसे ज़्यादा डांट मुझे ही पड़ेगी। तारा ने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, प्लीज़ मॉम, सिर्फ आज का दिन। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगी। बस आज का दिन मुझे डैडी। बोलकर उसने अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकालते हुए सॉरी फेस बनाया और फिर जल्दी से बोली, मिस्टर राठौर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने दीजिए ना। आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, बात कुछ खराब होने की नहीं है। बात यह है कि निर्भय को तुम्हारा किचन में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद और इसके लिए मैं भी तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। इसलिए चुपचाप अपने रूम में जाओ और जाकर अपने डैडी को उठाओ। मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। बोलकर आरती जी हंसते हुए किचन में चली गईं। तारा ने मुंह बनाया और पैर पटकते हुए वापस सीढ़ियों की तरफ घूम गई। वो रूम में आई तो आते ही उसकी नज़र सामने बेड पर उठकर बैठे हुए निर्भय पर गई। निर्भय ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। इतनी सुबह सुबह तैयार होकर
जो तारा बाहर गई थी वो समझ रहा था कि वो क्या करने गई होगी, और उसका मुंह देखकर भी उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि नीचे क्या हुआ होगा। वो अपने बेड से उठा और बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना बबलगम। तारा ने अब और भी ज्यादा गुस्से से उसे देखा और उसके पास आई। निर्भय कुछ कहता उससे पहले ही तारा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा। निर्भय शर्टलेस था और नीचे सिर्फ उसने वाइट पजामा पहना हुआ था। उसकी ब्रॉड चेस्ट और बाइसेप्स उसे एकदम क्लियर लुक दे रहे थे, और उतना ही किलर लुक तारा का भी था, जो फिलहाल गुस्से में एकदम लाल हो चुकी थी। निर्भय कुछ समझता उससे पहले ही तारा ने अपने होंठ उसके सीने पर रखे और उसे जोर से काट दिया। निर्भय ने जोर से आह भरी, लेकिन तारा की फ्रस्ट्रेशन समझते हुए निर्भय के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। तारा उससे अलग होकर उसे फिर से गुस्से से देख रही थी। निर्भय ने अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए उस जगह को मसला जहां पर तारा ने उसे काटा था। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा और बोला, तुम वो कभी नहीं कर सकती बबलगम, जो करने की इजाज़त मैं तुम्हें ना दूं, इसलिए ट्राई करना छोड़ दो। बोलकर उसने पलट कर तारा की तरफ देखा, जिसका मुंह अभी भी बना हुआ था। मुंह फुलाए वो निर्भय की तरफ ही देख रही थी। निर्भय ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम चाहो तो एक बार फिर से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो, इस बार और भी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से। बोलते हुए उसने अपने सीने के दूसरी तरफ अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और अपनी आई विंक की। तारा तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन निर्भय भी उतने ही तेज कदमों के साथ वॉशरूम में चला गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। अब वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी तारा उसे देख रही थी और निर्भय के चेहरे पर सेडेक्टिव एक्सप्रेशन थे।